Okay, so hello everyone, welcome to this lecture. So in this lecture we will continue our discussion from the previous class, that is the basics of vector or the introduction to vectors. Okay, so now we will discuss about vector operations. In vector operations, the first topic is addition or subtraction of the vectors. Addition or subtraction of vectors. Addition or subtraction. So very simple. Let us suppose we have two vectors. Say this vector is A. So this is the tail of the vector. This is the head of the vector. Now if we place any other vector B, the tail of that vector B on the head of this vector A and represent is at B. So this vector will represent as A plus B. This will represent A plus B. This addition property is commutative in nature. कोम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझें तो परिवर्तन योग्य. मतलब दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें, अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करें तो नो मैटर इन विच ऑर्डर वी आर एडिंग, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं. तो दैट इज नोन एज द कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द एडिशन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. सेम ही बात है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. ये पूछा जा सकता है कि कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ वेक्टर्स में होल्ड करती है या नहीं. आंसर है यस. आगे चलेंगे. दूसरी प्रॉपर्टी है एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर पहले सिंपल नंबर्स की भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि इन गिवन नंबर्स अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उनको ऐड कर रहे हैं, सो इन द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स, नो मैटर हाउ द नंबर्स आर ग्रुप्ड, मतलब b प्लस सी को पहले जोड़ के फिर a में जोड़ा जाए या a प्लस b को जोड़ के फिर c में जोड़ा जाए, सो नो मैटर हाउ द नंबर्स आर ग्रुप्ड. सो वो मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है. नंबर्स में समझिए 1 इंटू 5 उसको पैरेंथेसिस में रख के और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी 20. या 5 इंटू 4 को पहले मल्टीप्लाई करिए देन 1 से करिए, आंसर विल बी 20. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कैसे लगेगी? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन द एडिशन विल बी समथिंग लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. This will be equal to a vector plus b vector plus c vector. So this is associative property. Okay. Similarly, subtraction में भी कुछ अलग नहीं है. If a vector is given like this, say, so if we want to subtract a vector b from a, it means add अपोजिट वेक्टर ऑफ b इंटू ए. बात समझ में आएगी नहीं? मैं कह रहा हूं कि a वेक्टर में मुझे b को माइनस करना है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर में कि भाई a वेक्टर में ऐड कर दे माइनस b वेक्टर को. तो बात सेम है. तो मैंने क्या कहा कि इफ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर b फ्रॉम a, इट मींस वी कैन राइट एज एडिशन ऑफ अपोजिट वेक्टर ऑफ b इन द a. अपोजिट वेक्टर ऑफ b इज माइनस b. तो इसका मतलब this can be written as minus b here and it will be a minus b. So this is known as the subtraction of the vector. तो addition और subtraction अगर हम morally समझे तो more or less same ही है, but the operation wise you can see कि कैसे हम लग सकते हैं. ठीक है, तो एक ही कैटेगरी में आते हैं addition और subtraction. Now the next operation is multiplication. That is important. Multiplication of a vector. अब मल्टीप्लीकेशन में देखिए शुरू करते हैं. सबसे पहले लेट अस सपोज
हमारे पास भाई एक वेक्टर है कोई a, से दिस इज वेक्टर a, ओके। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है कि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, से c इज ए नंबर, है ना, 5 4 3 2 समथिंग लाइक दैट। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यहां पे s जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए इन दोनों चीजों को ध्यान से समझिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो। नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को तो क्या चेंज होगा? उसका कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे और ओवरऑल उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सो अगर c को, एक नंबर को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड विल चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल चेंज। और कुछ चेंज आएगा क्या? क्या ये वेक्टर जो, ये जो नई क्वांटिटी बनी मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या वो क्वांटिटी वेक्टर ही रहेगी? आंसर है यस। तो क्या रहेगा? वो वेक्टर ही रहेगा, स्केलर तो नहीं बन जाएगा, है ना। और कोई डायरेक्शन में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर के अंदर यूनिट होती है, इसके अंदर क्या होती है? यूनिट्स होती हैं, ना, जैसे मास है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, इसकी यूनिट्स होती हैं। तो जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो रहेगा तो ये वेक्टर ही, क्या बन जाएगा? ये रहेगा, जो वेक्टर था वो वेक्टर ही रहेगा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी यूनिट्स बदल जाएंगी। मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है, और यूनिट्स जो हैं वो भी चेंज होंगी, लेकिन जो कंप्लीट क्वांटिटी बनी वो अपने आप में क्या रहेगी? वेक्टर रहेगी। जो कंप्लीट क्वांटिटी यहां बनी थी वो अपने आप में क्या थी? वेक्टर थी। इस पे मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, इवन डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर करेंगे तो ये सब चीजें ही आपकी हेल्प करेंगी इन अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये ध्यान रखना है। देखो ठीक है, वेक्टर था, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर ही रहा। वेक्टर था, नंबर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर ही रहा। नाउ और क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? अब एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है। यहां से गेम शुरू होता है। एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। मल्टीप्लीकेशन के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। लेट अस सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इन दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट होगी सो इट इज ए डॉट बी। यहां पे डॉट है भाई। वेक्टर के अंदर ये बात ध्यान रखेंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन करनी है बाय ये नंबर, बाय ये स्केलर, उस केस में डॉट नहीं लगेगा, कहीं डॉट नहीं लगा है, ठीक है। इस डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। जनरली हम कर लेते हैं कि भाई सिंपली अगर कहीं मैथमेटिक्स में या कर रहे हैं तो कहीं पे क्रॉस लगा दिया, कहीं पे डॉट लगा दिया, कहीं पे सिंपली इनटू में भी लिख दिया, तो सभी का मतलब हम समझते हैं कि मल्टीप्लाई ही है। वेक्टर के अंदर जब डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डॉट प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर्स के बीच में। कभी भी स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होगी, कभी भी नंबर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होगी। डॉट प्रोडक्ट होगी तो वेक्टर और वेक्टर के बीच में होगी। बात समझ में आई? वेक्टर और वेक्टर के बीच में। और क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर और वेक्टर के बीच में, ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट भी। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्यों ऐसा देखेंगे आगे, लेकिन समझने के लिए कि जब डॉट प्रोडक्ट सोल्व होके आती है तो जो न्यू क्वांटिटी बनी वो एक स्केलर होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जब इनको सोल्व करते हैं
तो जो एक न्यू क्वांटिटी आई वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब ये वेक्टर कौन सा है अभी हम उस पर नहीं गए, अभी हम सिंपली वेक्टर बोल रहे हैं। अब ये पोलर वेक्टर है कि सूडो वेक्टर है उस पर डिस्कशन करेंगे लेक्चर के लास्ट में, लेकिन अभी इसको समझ रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर की जो फैमिली है उसमें से ये सिर्फ एक वेक्टर है, स्केलर नहीं है। अब वेक्टर में ये क्या है दैट वी विल डिस्कस, लेकिन अभी एक वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो फाइनल रिजल्ट मिला वो वेक्टर कहलाया, डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिला वो स्केलर कहलाया। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं। सो राइट डाउन अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ना, और स्केलर प्रोडक्ट भी लिख लीजिए साथ में, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सो इट विल बी ए डॉट बी, इट इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos of theta. Theta represents the angle between vector A and B. So let us suppose this is vector B, this is vector A, and this angle is theta. Then A dot B represents AB cos theta. Now see, cos theta एक नंबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड। सो अल्टीमेटली जब A डॉट B हुआ, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हुई तो एक स्केलर साथ में आया, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर डॉट वेक्टर इज ए स्केलर। ठीक है, इज ए स्केलर, डॉट प्रोडक्ट क्या आई? स्केलर आई। देखिए इसको समझने का एक तरीका ये भी हो सकता है। नाउ सी ये ए है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस वेक्टर बी, ए की परछाई बी पर देखें तो कैसा दिखेगा? ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। ओके, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज ए कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज ए कोस थीटा इंटू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी को आगे लिख सकते हैं, इफ ए डॉट बी, इस बी को इधर ले आइए, सो डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा, बी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, सो इट विल बिकम ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड विल बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए कोस थीटा। देखो यही तो आया। इसका मतलब क्या है? ए डॉट बी, हमने क्या कहा था? ए डॉट बी का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, कौन सी? ए की प्रोजेक्शन ऑन बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या यहां पे जस्टिफाई है? बिल्कुल है। ए की प्रोजेक्शन बी कैप पे, अगर ये वेक्टर बी था तो दिस डायरेक्शन इज से बी कैप, यूनिट वेक्टर बी कैप है इसका, एंड दिस इज ए, सो दिस इज थीटा। नाउ सी, अगर हम समझें कि बी कैप इज दिस वेक्टर ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर थीटा, सो इट विल बी ए कोस थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, सो इट इज ए कोस थीटा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दो वेक्टर्स के बीच में जब हमें एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट विल हेल्प अस। दो वेक्टर्स दिए हो कोई भी कहीं भी, उनके बीच में एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट विल हेल्प अस। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, सो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे एडिशन की देखी थी ऐसे इसकी देख लो। तो कॉम्यूटेटिव क्या होगी आप बताइए, सोचिए जरा।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, कोई डिफरेंस आएगा क्या? इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा, तो सेम ही आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करती है। उसके बाद हमने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बताइए। लेट अस सपोज 3 वेक्टर्स हैं, सो ए डॉट बी डॉट सी है ना। हमने कहा था कि उनको कैसे भी मल्टीप्लाई करिए, कैसे भी ग्रुप करिए, आंसर में चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन ये यहीं पे ही फेल हो रहा है। देखो कैसे, बी डॉट सी, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या बनती है? स्केलर। तो जो स्केलर है उसके साथ क्या डॉट प्रोडक्ट हो सकती है? ये डॉट को इग्नोर नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है डॉट है तो कोई बात नहीं, स्केलर से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। अगर ये ए वेक्टर डॉट स्केलर है तो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट विद द स्केलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये सही बात है? नहीं। तो स्केलर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ नहीं हो सकती। स्केलर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के साथ, डॉट प्रोडक्ट होती है वेक्टर की वेक्टर के साथ। बात समझ में आई कि नहीं? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पे हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट होल्ड। इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है इस बात का कि हम स्केलर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में दिखाएं। ठीक है, अगली एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तभी यूज होती है जब मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ऑफ क्वांटिटीज हो। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी, यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो गया, बी प्लस सी का आपका एडिशन हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इट विल बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करती है। आंसर है यस। बात समझ में आई कि नहीं? अब दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप ए डॉट बी हमेशा निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अगर थीटा 0 है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ए डॉट बी में क्या हो जाएगा? थीटा कोस थीटा, थीटा इज 0 तो इट विल बी 1, तो इट सिंपली ए बी हो गया। परपेंडिकुलर हैं तो थीटा इज 90, सो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो इस हिसाब से कोई भी एंगल गिवन होगा आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत एलिमेंट्री चीज है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे, लेकिन अभी फ्लो में हम एक बार क्रॉस प्रोडक्ट को और देखते हैं ताकि हम इसके साथ एक कोहेरेंस इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, सो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्या कहा कि दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस सपोज एक वेक्टर है ए इन दिस डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर है बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन कैप। एन कैप इज द, लिखिए, एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, एन कैप। और नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू विच? नॉर्मल टू ए, नॉर्मल टू बी, दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन में ये एन कैप है। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर ए क्रॉस बी ऐसे लिखा हुआ है तो एन कैप किधर होगा और एन कैप किधर होगा, इस बात को जानने से पहले समझिए कि देखिए ए इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड साइन थीटा भी कोई नंबर आएगा, सो दिस इनटू एन कैप। तो एन कैप इज रिप्रेजेंटिंग वन डायरेक्शन एंड दिस रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। इट मींस ए क्रॉस बी से जो बन के आया दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ओवरऑल। तो इसका मतलब इसकी एक डायरेक्शन है।
अब वो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। ऐसे लिख सकते हैं एन कैप की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, जहां पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। एन कैप की डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर टू ए होगी। एन कैप की डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर टू बी होगी। ये डायरेक्शन है। कैसे देखेंगे, जो भी पहले वेक्टर दिया हुआ है हमें देखना है ए क्रॉस बी। देखो राइट हैंड रूल से हमेशा डायरेक्शन देखते हैं, तो राइट हैंड रूल में क्या करेंगे, पहला वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेक्टर। सो प्लेस द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो पहला वेक्टर है ए इन दिस डायरेक्शन, एंड देन कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड्स अनदर वेक्टर दैट इज द सेकंड वन। सो ए पे रखेंगे और बी यहां पे है तो बी की तरफ कर्ल करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। देन योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो एन कैप इज आउटवर्ड, ये एन कैप होगा देखो इन द डायरेक्शन ऑफ मार्कर, ए क्रॉस बी एन कैप। सो दिस इज एन कैप। सो इट विल बी से, अब 2D में ये ऐसा दिखेगा एन कैप है ना, 3D इसका मतलब क्या है, ये आउटवर्ड है ऐसे। सो ए क्रॉस बी लिख लीजिए, राइट हैंड रूल, प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, place the fingers of right hand in the direction of first vector, in the direction of first vector, and then curl the fingers in the, and then curl the fingers in the direction of second vector, direction of second vector. Then thumb represents, then thumb represents the direction of unit vector n cap, unit vector n cap। ओके, अब देखो किसी के मन में ये सवाल हो सकता है कि सर आपने ऐसे ही क्यों रखा, फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड तो हम ऐसे भी रख सकते थे। यहां तक बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बी ऊपर की तरफ है तो ऐसे कर्ल करना, दिस इज नॉट ए सिग्निफिकेंट थिंग, है ना। ऐसे करना इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट इजी एज वेल। तो हमारा जो नेचुरल जो कर्ल है दैट इज इन दिस वे, दैट इज इन दिस वे। ऐसे करोगे तो नुकसान हो जाएगा हाथ का, है ना, तो इसलिए गो विद दिस वन। सो नेचुरल जो कर्ल है दैट इज दिस वे। सो ए क्रॉस बी हुआ एन कैप। दूसरी तरफ हम कहें कि भाई बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए। सो बी क्रॉस ए देखिए बी की तरफ रखेंगे। अब अगर ऐसे रखेंगे बी की तरफ तो इधर कर्ल नहीं होगा, समझ पा रहे हो, इधर कर्ल नहीं होगा। ये कैसे होगा, खुद से तो नहीं हो रहा। बट इफ वी प्लेस फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड देन कर्ल टुवर्ड्स ए, ए इधर है, सो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड इन द बोर्ड। वो क्या था, ए क्रॉस बी आउटवर्ड आ रहा था, ऐसा आ रहा था, अभी जा रहा बोर्ड के अंदर ऐसा, तो दैट इज अपोजिट टू दिस एन कैप। तो इसका जो एन कैप है वो ये वाला है इनवर्ड, और इसका जो एन कैप है ये वाला है दैट इज आउटवर्ड। तो दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के बराबर है, सोचिए। आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन आएगा। तो इसका मतलब अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आप कहेंगे कि जी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहां पे एक वेक्टर आया, यहां पे एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर बिल्कुल बराबर नहीं है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड। बात समझ में आई क्या। सो दिस इज ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अगर थीटा पता है बीच का तो ऐसे निकाल सकते हैं, थीटा नहीं पता है, दो वेक्टर्स गिवन है तो कैसे निकालेंगे। देखो अगर दो वेक्टर गिवन है सिंपली एक्स कैप वाई कैप जेड कैप की डायरेक्शन में कुछ भी, तो कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी।
अगर थीटा गिवन है तो ऐसे निकाल लो, अगर थीटा गिवन नहीं है सिंपली ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, तो यू कैन से ए क्रॉस बी से एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, है ना। अगर जब हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप हमने लिया, कई बार आई जे के भी ले लेते हैं, तो वो दोनों सेम ही बात है। एंड डिटर्मिनेंट, सो इसके कंपोनेंट से A1 कंपोनेंट, A2 कंपोनेंट, A3 कंपोनेंट, या AX AY AZ भी लिख सकते हैं, B1 B2 B3, और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे। एक बार एक्स कैप को रख के इनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस, माइनस वाई कैप इनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस, प्लस जेड कैप इनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस। तो ये डिटर्मिनेंट जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप में आंसर आएगा। तो इट मीन्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो इट विल बी समथिंग लाइक ए क्रॉस बी प्लस सी, है ना। हमने कहा था कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो इट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या करती है? होल्ड करती है, ये सही आएगा। द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या कहा था हमने कि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो आंसर सेम आना चाहिए, नो मैटर हाउ दे आर ग्रुप्ड। मतलब कौन से ब्रैकेट में किसको लिया है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा करके देखें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा होना चाहिए। ये क्या होता है कि नहीं होता है, अभी हमने जस्टिफाई नहीं किया कि एसोसिएटिव होती है, वी आर आस्किंग कि भाई होती है कि नहीं होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए इधर है, और मान लेते हैं, देखो जो बात सही है वो यूनिवर्सली सही है, हर पॉइंट पे सही है, हर एग्जाम्पल में सही है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो कहीं एक पे भी गलत हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे? वो फॉल्स है। यही तो रूल है किसी भी ट्रू और फॉल्स को देखने का, कि जो प्रॉपर्टी जो लो ट्रू है दैट विल बी वैलिड एवरीवेयर, वो हर जगह पे वैलिड रहेगा, उसमें आप कैसी भी केस लगा के देखिए। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, लेट अस सपोज ए और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, ए और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। अगर ये प्रॉब्लम इसको जस्टिफाई करेगी तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, और कुछ भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम ने ही इसको फेल कर दिया तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी हमेशा यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। बात समझ में आई? तो A इक्वल टू बी मतलब ए और बी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं और सी वेक्टर ये है। ऐसे अगर देखें तो देखो क्या आता है, राइट हैंड साइड में देखो ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, मतलब थीटा दोनों के बीच में कितना है? 0। थीटा 0 होते ही साइन 0 0, तो ए क्रॉस बी विल बी 0 वेक्टर। तो इसका मतलब ये 0 वेक्टर हो गया क्रॉस सी, सो इट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो राइट हैंड साइड तो 0 आ रही है इसकी, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी आएगी? देखते हैं। नाउ बी क्रॉस सी, देखो बी क्रॉस सी, सो बी क्रॉस सी, बी की तरफ रखा, सी की तरफ कर्ल किया, बी क्रॉस सी, सो दिस इज समथिंग एन कैप, इधर आ गया है। बी क्रॉस सी का एक वेक्टर है नया, उसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता क्या है, उसके कंपोनेंट्स मुझे नहीं पता क्या है, बट उसकी डायरेक्शन मुझे पता है, इस मार्कर की तरफ बाहर की तरफ है। बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट इज ए क्रॉस दिस, ए क्रॉस द रिजल्टेंट, सो दिस इज एन कैप रिजल्टेंट। नाउ ए क्रॉस दिस, ए क्रॉस दिस, तो दैट इज समथिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब कुछ तो एन कैप है, 0 तो नहीं है फॉर श्योर, कुछ तो आ रहा है नीचे की तरफ। बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब कुछ तो आया है, इधर तो 0 ही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड
is not equal to right hand side, तो associative property does not hold in क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे, है ना, ये छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कभी भी, इसको ध्यान रखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती है। क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा कि भाई डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपने कहा कि दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और उससे हमें उनके बीच का एंगल पता चल सकता है कि इनके बीच का एंगल क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्रॉस बी। significance of A cross B. Let us suppose significance of A cross B. Let us suppose दो वेक्टर्स हैं A और B, ये दोनों एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। They are, write down, suppose A and B are two vectors and forming a parallelogram. Okay, then magnitude of A cross B represents the area of the parallelogram. इंपॉर्टेंट है भाई, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आप पूछेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, सोचिए सवाल कैसे दिया होगा, आपको कोई एक ए वेक्टर दे दे, समथिंग एक्स कैप प्लस समथिंग वाई कैप प्लस समथिंग जेड कैप, और यहाँ पे कोई एक पैरामीटर मिसिंग कर दे, एक्स रख दे, वाई रख दे, बाकी नंबर दे दे। सिमिलरली बी आपको दे दिया है, उसके कुछ कंपोनेंट दे दिए हैं, इस हिसाब से बनाया है। और जब आपको कहे कि इन दोनों वेक्टर से मिलके जो एरिया बन रहा है उसकी वैल्यू समथिंग एक्स है, 50 है, 100 है, कुछ भी नंबर ऐसा दे दिया जाए, है ना, ये चीज नॉन है, ए और बी के बाकी पैरामीटर्स नॉन हो, आपसे पूछ दे कि जो मिसिंग कंपोनेंट है वो क्या है बताइए, तो कैसे सोल्व करेंगे, ए क्रॉस बी लेंगे, जो वेक्टर आएगा एक नया, उस नए वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को पैरेललोग्राम का जो एरिया गिवन है उसके बराबर रखेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ पे पुट कर दोगे। ऐसे सवाल हम करेंगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब, लेकिन अभी समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, चलिए एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं जरा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे, सिंपल सिंपल। राइट डाउन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू फेस डायगोनल्स, between two face diagonals of a cube, shown below. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू फेस डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब गिवन बिलो। एक क्यूब बनाया हुआ है, एक्स वाई जेड, इस सिस्टम को राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स क्रॉस वाई करोगे तो जेड की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ।
ओके, सो दिस इज ए क्यूब, और इसके जो साइड्स हैं वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए हुए हैं। ये आपका ओरिजिन है 0 0 0, एंड दिस इज 1 0 0, दिस साइड इज यूनिट क्यूब है, सो दिस इज 0 1 0, एंड दिस इज 0 0 1, सभी साइड्स 1 हैं। तो जेड में दिस पॉइंट इज 0 0 1, दिस पॉइंट इज 0 1 0 0 0 0 ओरिजिन, एंड दिस इज, तो अकॉर्डिंगली बाकी कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हो। इस क्यूब के कोई भी दो फेस डायगोनल्स, कोई भी दो फेस डायगोनल्स के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो कोई भी दो फेस डायगोनल्स हमें लेने होंगे, कोई भी दो फेस डायगोनल हमें लेने होंगे। हर फेस के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं ना, एक ऊपर से नीचे की तरफ, एक इधर से इधर की तरफ। हर फेस पे दो फेस डायगोनल्स होते हैं, और टोटल 6 फेसेस हैं, तो 12 फेस डायगोनल्स आपके हो गए। ठीक है, चलिए कोई भी दो ले लेते हैं। इन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि कौन से दो। लेट अस सपोज एक ये ले लिया हमने, एक ये ले लो, और एक ये वाला जो फेस है दिस वन क्यूब का, इसके पीछे वाला ले लो, ये वाला। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये एंगल बीच का निकाल के देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कोई और फेस डायगोनल भी लेके ट्राई कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। सो ये 0 0 0 है, ये 1 0 0। देखिए ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, x में 1 था, उसके बाद ये यहां से चला है z की तरफ 1 यूनिट, सो इट विल बी 1 0 1। और ये वाला क्या होगा, ये वाला पॉइंट, सो ये 0 1 0 है, तो 0 1 0 से ये ऊपर चला है, दैट इज 0 1 1। ओके, चलिए तो ये वेक्टर ए बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर बी बोल देते हैं। सो वेक्टर ए विल बी दिस माइनस दिस, 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 x कैप, ऐसे लिखते हैं ना भाई, x2 माइनस x1 x कैप प्लस y2 माइनस y1 y कैप प्लस z2 माइनस z1 z कैप। तो ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, 1 माइनस 0 1, दैट इज x कैप, प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 0 y1 इज 0, सो 0 y कैप, z2 माइनस z1, तो दैट विल बी 1 माइनस 0 z कैप। सिमिलरली वेक्टर b will be written as 0 minus 0 0 cap, y 1 minus 1 1 minus 0, that will be y cap plus z cap। ये दो वेक्टर्स हैं भाई, इनके बीच का एंगल निकालना है। सो एंगल क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a वेक्टर b कोस ऑफ थीटा। ये थीटा निकालना है, तो a डॉट b कैसे करेंगे, a डॉट b भाई हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, एक्स कैप डॉट एक्स कैप विल बी 1, वाई कैप डॉट वाई कैप विल बी 1, जेड कैप डॉट जेड कैप विल बी 1। बाकी इसके अलावा कोई भी और होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो एक्स कैप डॉट वाई कैप हमेशा 0 होता है, एक्स कैप डॉट जेड कैप हमेशा 0 होता है, वाई कैप डॉट जेड कैप हमेशा 0 होता है ना, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो जाता है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाते हैं। तो देखिए a डॉट बी एक्स कैप की वाई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी 0, एक्स कैप की जेड कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी, दैट विल बी 0। ओके, जेड कैप की वाई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी 0, जेड कैप की जेड कैप के साथ होगी, दैट विल बी 1। सो 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी 1 प्लस 1 अंडर द रूट। तो √2 इसका मैग्नीट्यूड है और √2 इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी √2 इंटू कोस ऑफ थीटा। सो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। अब आप एक होमवर्क लिखिए, दो होमवर्क लिखिए। पहला होमवर्क, इसी बेस पे आपको इन दोनों के अलावा कोई और दो फेस डायगोनल अपनी मर्जी से लेने हैं और उनके बीच का एंगल निकालेंगे। ओके,
choose any of the two face diagonal except these and then find out the angle between them. और दूसरा लिखिए, दूसरा क्वेश्चन, find out the angle between body diagonal of a cube. Find out the angle between any two of the body diagonals of a cube. बॉडी डायगोनल्स के बीच में आपको एंगल निकालना है. दो बॉडी डायगोनल लेंगे कोई भी, ओके, दो बॉडी डायगोनल लेंगे क्यूब के और उनके बीच में एंगल निकालना है. देखना कितना आएगा. आंसर इसका आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3. थीटा कैन बी रिटन एज कोस इनवर्स 1/3. बस यहीं तक कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है. चेक करेंगे, कोई भी डाउट आएगा तो पूछेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस. कोई भी होमवर्क है वो पेंडिंग नहीं छोड़ना है. जिस लेक्चर में देखा उसी में सोल्व करना है. अदरवाइज होगा ये कि ओवर द टाइम यू विल हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क और आप एक भी नहीं करेंगे. तो मेक श्योर जो भी क्लास में एक या दो रिलेटेड होमवर्क मिलते हैं उनको क्लास के बाद ट्राई करेंगे. नहीं होता है तो पूछेंगे. ओके, अब हमने दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट देख ली है, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमने देख ली है. सो नाउ वी आर इन द कंडीशन टू ऐड वन मोर वेक्टर टू इट. और हम देखना चाहते हैं कि तीन वेक्टर्स की कैसे प्रोडक्ट होगी. उसको हम बोलेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिपल प्रोडक्ट. ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट समझते हैं. पहले देखिए, दो वेक्टर्स थे हमारे पास, बिल्कुल उसी बेसिक से समझेंगे. कुछ भी इसमें याद रखने लायक चीज नहीं है, समझने की चीज है. देखो, दो वेक्टर्स थे ए डॉट बी और दो वेक्टर इधर थे ए क्रॉस बी. अभी तक हम ये जानते हैं. यहां से एक वेक्टर मुझे मिला था, फाइनली एक वेक्टर गिवन था. इन दोनों को सोल्व करने के बाद एक वेक्टर आया था, यहां पे एक स्केलर आया था. ठीक है, ये अब तक पिक्चर में है. अब एक तीसरा वेक्टर आता है सी. ये कहता है मुझे भी मल्टीप्लाई करनी है, मुझे भी मल्टीप्लाई करनी है. तो आप बताइए, जब स्केलर के साथ इस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई हम नई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? आंसर है नहीं. कि भाई स्केलर से तो ऐसे फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कहोगे कि नए स्केलर से कर दो, फिर कहोगे नए स्केलर से कर दो, तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि कोई नई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है वहां से. कोई भी नई इंफॉर्मेशन हमें वहां से नहीं मिल रही है. स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली एक मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, यूनिट होगी तो यूनिट हो जाएगा, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो इसका मतलब ये सी इस वाली प्रोडक्ट के, इस वाले मटेरियल के साथ जाके कोई ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कोई नई बात नहीं मिलने वाली. लेकिन ये कह रहा है कि यहां पे एक वेक्टर है और यहां भी एक ये अपने आप में एक वेक्टर है. तो कह रहा है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में मल्टीप्लाई हो सकता है. हो सकता है कि ये सी जो है ये इस वेक्टर के साथ ए क्रॉस बी जो वेक्टर है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में जाए, और दूसरा ये जो सी है ये इनके साथ ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में जाए. यहां से इसको कुछ मिल सकता है, कोई नई इंफॉर्मेशन. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है. बात समझ में आई क्या? जब हमने तीसरा वेक्टर लिया पिक्चर में तो तीसरा वेक्टर यहां पे जाके कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, तो इसलिए इस पे साथ नहीं लगाया हमने. लेकिन ए क्रॉस बी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस सपोज सम डी. तो दिस इज समथिंग डी. इस डी वेक्टर के साथ ये सी डॉट में जा सकता है, इस डी वेक्टर के साथ ये सी क्रॉस में जा सकता है. यहां से हमें कोई वैल्यूएबल इनपुट मिल सकती है. देखो कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर था डी, इस वेक्टर की इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो क्या मिलेगा भाई? वेक्टर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है. तो जब तीन वेक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई हो,
कि उनका रिजल्टेंट है वो स्केलर आए, उसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बात समझ में आई? यहां पे देखिए, ए क्रॉस बी ने एक नया वेक्टर दिया डी, ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में जा रहा है, तो कोई एक नया वेक्टर ही आएगा, से समथिंग वेक्टर ई। तो क्या आया? वेक्टर। तो जब तीन वेक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई हो कि रिजल्टेंट वेक्टर ही आए, उसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी कोई दो तीन वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई हो कि उनका जो रिजल्टेंट है वो स्केलर आए, सो दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब ऐसे मल्टीप्लाई हो कि उनका रिजल्टेंट एक वेक्टर आए, सो दैट इज नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के हमारे पास दो रूप हो गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे एक बार फोकस करते हैं। ओके, सो राइट डाउन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी टॉपिक के अंदर लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? कोई वेक्टर ए बाहर ले लो, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ऐसे हमने लिखा, दो वेक्टर्स की डॉट क्रॉस प्रोडक्ट डॉट विद दिस। इसको हमने कहा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे कहा? एक बार फिर से लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर डॉट विद वेक्टर, तो हमें एक स्केलर मिला। इसको जरा स्टार कर लीजिए। ये जो स्केलर है, ये स्केलर थोड़ा खास स्केलर है, ऐसा नहीं है जो स्केलर आप पढ़ते आए हैं ये वो स्केलर नहीं है। मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर के शुरू में कहा था कि क्या जो स्केलर हम बोलते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो और इनवेरिएंट रहता हो, उसको स्केलर कहते हैं। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ा था कि क्या यही एक स्केलर है। सो अब उसका आंसर देने का वक्त है कि ये स्केलर थोड़ा सा खास है। क्या खास है वो भी देखते हैं आगे चल के, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये साइक्लिक प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। साइक्लिक प्रोडक्ट देखो कैसे, बड़ा आसान सा ट्रिक है। ऐसे रखेंगे, वेक्टर ए बोल दो यहां पे फॉर एग्जांपल, वेक्टर बी यहां पे, वेक्टर सी यहां पे। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। इसी पैटर्न में सी डॉट ए क्रॉस बी, ये हमेशा बराबर होंगे सेम पैटर्न में, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। अगर अपोजिट भी चलोगे तो फिर ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए डॉट सी क्रॉस बी इक्वल टू सी डॉट बी क्रॉस ए इक्वल टू बी डॉट ए क्रॉस सी। फिर ये बराबर होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज देखो इसमें क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट सी क्रॉस बी, एक अपोजिट साइन का डिफरेंस है ना, तो गलती नहीं करनी है। इसलिए साइक्लिक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के सारे बराबर होंगे, चाहे साइक्लिक जाए इस वे में क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाइए, ठीक है। ये साइक्लिक प्रोडक्ट कहलाती है। निकालना कैसे है, सोल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ से तो दिख रहा होगा कि भाई पहले डॉट प्रोडक्ट करो, फिर पहले क्रॉस करो, फिर डॉट करो, लेकिन एक और डिटर्मिनेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो हाउ टू सोल्व, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर दिया है
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका कंपोनेंट क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, इसके क्या है बी एक्स बी वाई बी जेड, इसके क्या है सी एक्स सी वाई सी जेड। तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। एक और प्रॉपर्टी लिखिए, ये दूसरी हो गई निकालने के लिए। तीसरा क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। इसको लिखिए एक्सचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। एक्सचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, let us suppose A dot B cross C है, तो as the properties name suggest कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। जहां पे डॉट है वहां पे क्रॉस लगा दें और जहां क्रॉस है वहां डॉट लगा दें तो सही आएगा। देखिए आपके दिमाग में जैसे ही आप चलोगे ऐसा करने, तो आप कहोगे कि A डॉट को क्रॉस कर दो और B डॉट C ऐसे लिख दोगे, एक ऑप्शन दे देगा कि क्या ये सही है। आप कहोगे जी सही है, सर ने तो यही कहा था डॉट और क्रॉस को कर दो। लेकिन सर ने एक बात और कही थी, वो ध्यान नहीं है। वो ये थी कि बी डॉट सी एक स्केलर बन के आएगा। क्या बन के आएगा बाहर, स्केलर। स्केलर क्या वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सही नहीं है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर डॉट विद वेक्टर। तो इससे क्या हुआ कि डॉट और क्रॉस भी एक्सचेंज हो गए, लेकिन पैरेंथेसिस का हमने ध्यान रखना पड़ेगा, ये सही इसका आंसर है। तो ये आपको कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं और कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो ये सही नहीं है ना, ये लॉजिकली सही नहीं है, ये सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी हमने लेके चले हैं ना, बी क्रॉस सी। तो कहीं ना कहीं ये दो वेक्टर्स, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, तो दो की डॉट प्रोडक्ट है ना। तो समझिए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए डी बोल दूं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है ना, कुछ ए डी कोस थीटा, मतलब ए कोस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो जैसे शुरू में मैंने समझाया था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन डी मल्टीप्लाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डी, दैट इज समथिंग दिस। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बी और सी क्या बताते थे, पैरेललोग्राम बना रहे थे, है ना। बी और सी क्या बना रहे थे, पैरेललोग्राम बना रहे थे। तो हम कहते हैं कि लेट अस सपोज एक पैरेलल पाइप्ड है, ये यहां पे मिला दो इसको, ठीक है। So say this vector is B, this vector is C। तो B और C मिलके ये जो बना रहे हैं नीचे वाला, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो B क्रॉस C इसका एरिया दे देंगे। सो B क्रॉस C, और अगर देखो थोड़ा सा ना अपोजिट हो जाएगा, आप इसको B कर लो तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। दैट इज मोर कन्वीनियंट टू अस, गलत नहीं है, बस थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो B क्रॉस सी ये पैरेलल, अब B क्रॉस सी तो एन कैप इज आउटवर्ड। तो जो इनका एन कैप आया, इस D की जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय एन कैप, दैट इज समथिंग लाइक दिस, आउटवर्ड है एन कैप, ठीक है ना। एन कैप इज आउटवर्ड इन दिस वे एंड से दिस एंगल इज ए, सॉरी दिस वेक्टर इज ए। ये वाला A है, ये C है, ये B है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या है A,
ये क्या है एन कैप, से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा. सो if this is a, this is theta, so this will be a cos theta, a cos theta, है ना. So it means a cos theta is measuring the altitude of it. A cos theta into this one, इसका मतलब the volume of the parallel pipe is concluded. So it means मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, ध्यान से रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि कैसे पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बिल्कुल ए क्रॉस बी हो गया. छोटे एग्जाम्स जहाँ पे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन एग्जाम्स में, उन एग्जाम्स में ये पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है. क्या करेंगे, किसी वेक्टर का कोई कंपोनेंट मिस कर देंगे और कहेंगे कि इनसे बनने वाला जो पैरेलल पाइप्ड है उसका वॉल्यूम इतना है, कोई यूनिट दे देंगे, कोई नंबर दे देंगे. तो आप बताइए कि मिसिंग कंपोनेंट क्या है. तो आपको पता है कि तीन वेक्टर्स जब इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं और उनका जब मैग्नीट्यूड होता है वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप होता है. तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे इस मेथड के थ्रू. जो मिसिंग कंपोनेंट होगा वो आपकी इक्वेशन में आ जाएगा, उसको बराबर रखेंगे वॉल्यूम के और यहां से इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे. ठीक है, ऐसा सवाल भी करेंगे, बट अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं. ठीक है. एक सवाल अभी भी हमारे पास बचा रह गया, जो सबसे शुरू में कहा हमने कि ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या ये स्केलर है, क्या ये सिर्फ एक स्केलर है या कुछ और है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बाद. आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. So let us suppose there are three vectors A क्रॉस B क्रॉस C, इनका हमें ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है. तो देखो वैसे तो कैसे निकालेंगे कि B क्रॉस C को सोल्व करें और फिर हम उसको A से फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कराएं. क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमें आता है डिटर्मिनेंट का यूज करके दो वेक्टर्स की. तो ये तो इसका एक तरीका है. लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ये कोई नंबर में ना देके, कोई वेक्टर में ना पूछ के आपसे आइडेंटिटी के रूप में पूछ लेता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, बताइए आंसर क्या होगा. ऐसे आइडेंटिटीज़ के रूप में पूछ लेता है. तो ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी को सोल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी है, दैट विल बी वेरी यूजफुल. सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो इसको लिखते हैं बैक माइनस कैब रूल. इसका मतलब बी वेक्टर एंड ए डॉट सी. यहां पे देखो डॉट नहीं लगाया मैंने, कुछ नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया, दोनों से स्केलर आएगा, स्केलर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, डॉट नहीं आएगा. माइनस कैब, सी बाहर, ए डॉट बी, यहां पे कुछ नहीं आएगा. ठीक है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी टू सोल्व वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है. अब जितनी भी आइडेंटिटीज गिवन हो उसके अकॉर्डिंग इसको लगाते जाइए. देखो यहाँ पे बी ए सी सी ए बी का मतलब ये है ए बी सी. जब कभी ये सी ए ऐसा चला जाए, फॉर एग्जाम्पल कि सी क्रॉस बी क्रॉस ए, तो फिर इसको ऐसे मत लगा देना बैक माइनस कैप, नहीं. फिर ये आपका कहीं ना कहीं ए बता रहा है, ये बी है और ये सी है.
मैंने इसके अकॉर्डिंग ये लिखा है A क्रॉस B क्रॉस C। तो ऐसी कोई भी आइडेंटिटी हो उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना है कि भाई किस हिसाब से लिखना है, ठीक है ना। ये बैक माइनस कैप किसके लिए है, ये इसके लिए है, A क्रॉस B क्रॉस C। अंधाधुंध नहीं चलना है बिल्कुल कि भाई बस बैक माइनस कैप लगा दे रहा है, नो मैटर व्हाट इज गिवन। बाहर B है बाहर C है, उसको उसी को मान के या तो इस फॉर्मूले को चेंज कर लीजिए अपना को, या फिर इसको एक बार नोमिनेट अलग करके और फिर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से करना है। तो एक सवाल करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक होमवर्क लिखेंगे, नहीं होगा तो पूछेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड है। A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B। ये क्वेश्चन करिए, ये आइडेंटिटी अच्छे से यूज करनी आ जाएगी। इसका जो आंसर है वो आएगा 0। अगर किसी का नहीं आता है तो पूछेंगे, आंसर इज 0, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, लिखिए फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर n cap perpendicular to the shaded plane, perpendicular to the shaded plane. Writing down, repeating the question. Find out the components of unit vector n cap perpendicular to the shaded plane. और ये आपको प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। ये एक शेडेड प्लेन दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। एक्स पे है 1, 2 एंड 3, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। आपको इसके परपेंडिकुलर एक एन कैप निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो पहले तो जो भी वेक्टर आएगा उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। ये सवाल कह रहा है परपेंडिकुलर टू द शेडेड प्लेन, मतलब ये जो एन कैप है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस शेडेड प्लेन। ये एन कैप दिया भी हो सकता है ऐसे बना के, या नहीं भी दिया हो सकता है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर प्लेन के कुछ निकालना है हमने कोई वेक्टर, तो वो कौन सी इन्फॉर्म कौन देगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है, अगर ए क्रॉस बी हमें पता है, ए और बी वेक्टर हमें पता है, तो हम कहते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, ये हमें पता है एन कैप। यहां से आता है कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान से समझना इस बात को, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से कोई वेक्टर सी बना, तो जो एन कैप है वो इसी का तो यूनिट वेक्टर है सी का, तो एन कैप और सी की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एन कैप है वो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर, और सी की जो है उसके डायरेक्शन में होता है। सो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब हम चाहते हैं कि दो वेक्टर ऐसे लें जिनका एन कैप है वो आउटवर्ड आए। यही यहां पे एक लैच है। अगर आप गलत वेक्टर ले लोगे कोई मन मर्जी के कुछ भी, तो आंसर गलत आ जाएगा। आपको वो दो वेक्टर्स लेने हैं जिनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, वही वो वेक्टर एन कैप है। तो सबसे बेस्ट चॉइस क्या है, एक वेक्टर ये ले लो इस वाली साइड को, और एक वेक्टर ये ले लो ए क्रॉस बी, एन कैप बाहर की तरफ आ गया। तो ये वेक्टर देखो, ये 2 यहां पे, इसका मतलब क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 2 0, और इसका मतलब क्या है 1 0 0, और इसका मतलब क्या है 0 0 3, ऐसे हैं।
इसको वेक्टर ए बोल दो, इसको वेक्टर बी बोल दो. सो वेक्टर ए विल बी 0 माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स कैप, 2 माइनस 0 प्लस 2 वाई कैप, और जेड में कुछ भी नहीं है दोनों में तो 0 हो गया. वेक्टर बी इट विल बी 0 माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स कैप, 0 0 प्लस 3 जेड कैप. ये हैं दोनों वेक्टर्स. इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, लेकिन थीटा नहीं पता. अब थीटा अगर गिवन होता तो हम सीधा वहीं से कर देते कुछ, लेकिन हम साइन थीटा तो पता नहीं है, तो किस पे जाएंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म पे जाएंगे. तो ए क्रॉस बी निकालिए. ए क्रॉस बी विल बी एक्स कैप वाई कैप जेड कैप. यहाँ पे एक्स कैप में है -1 2 0, बी में है -1 0 3. सोल्व करेंगे. सो एक्स कैप विल बी 3 इंटू 2 6 -0 minus y cap, so it will be -3 plus z cap. Z cap will be 0 minus -2, that will be 2. So it will be 6x cap plus 3y cap plus 2z cap. देखो भाई ये जो वेक्टर आया क्या है, वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर, जो कि एक नया वेक्टर है अब अपने आप में, दैट इज 6x cap प्लस 3y कैप प्लस 2z कैप. ये एक नया वेक्टर आया. हमें चाहिए इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर. तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 36 प्लस 9 प्लस 4 का अंडर द रूट. तो 9 प्लस 4 13, दैट इज 49 का अंडर रूट. इट विल बी इक्वल टू 7. तो अगर एन कैप मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा a क्रॉस b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. सो इट विल बी 6x कैप प्लस 3y कैप प्लस 2z कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आया 7. सो दिस इज आंसर. 6x कैप प्लस 3y कैप प्लस 2z कैप डिवाइड बाई 7 इज द आंसर. ओके. अब आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम पे थोड़ी सी मास्टरी करनी है. उसके लिए आप होमवर्क ले लो कि आपको अपने मर्जी से एक बार ये दोनों वेक्टर्स लेके देखना, इस वेक्टर को और इसको लेके देखना, इस वेक्टर को और इसको लेके देखना, और देखना क्या डिफरेंस आ रहा है. जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी डायरेक्शन लें, कौन सा वेक्टर लें. इस प्रॉब्लम्स के साथ खेलना पड़ेगा. तब आप एकदम, आपके मन में जो भी डाउट होगा, जो डर होगा कि ठीक है इस बार तो ये वेक्टर ले लिया था लेकिन दोबारा लेंगे तो क्या होगा, वो डर ऐसे ही खुलेगा. तो अभी बिल्कुल शुरुआत है वेक्टर की और प्रॉब्लम्स की. तो इस प्रॉब्लम के साथ थोड़ा रफ नोटबुक में खेलिए. अलग अलग वेक्टर्स, अभी मैंने ये दोनों लिए थे, आप इन तीनों में से कोई भी किसी भी डायरेक्शन में लेके देखिए और देखिए आपके आंसर में कहीं पे प्लस आ रहा है, कहीं पे माइनस आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है. करेक्ट आंसर ये है. आप इस आंसर के साथ उसको मैच करिए और आपको पता लग जाएगा कि जो सही आएगा वो एक्चुअल में ही एन कैप आउटवर्ड होगा, जो गलत आएंगे उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, उनकी डायरेक्शन उस एन कैप में नहीं होगी. बात समझ में आई? तो इसको ट्राई करेंगे. इस प्रॉब्लम को जरा होमवर्क में खुद से एक बार एक्सप्लोर करके देखेंगे अलग अलग तरीके से. ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो एज इट इज़ नहीं पूछा जाएगा, वो आपसे कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेंगे, है ना. बस लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस इसको अप्लाई करना आना चाहिए. ठीक है, अभी चलते हैं, कंक्लूड करते हैं वेक्टर्स को, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स को. ओके, तो अभी तक देखिए हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको इन करते हैं. और देखो, जब हमने पोलर वेक्टर कहा, एक्सियल वेक्टर कहा या शूडो वेक्टर कहा, तो हमारे पास एक ही पैरामीटर था इस चीज़ को मेजर करने का, दैट वाज द पैरिटी इन्वर्जन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैरिटी इन्वर्जन से हमें पता चल रहा था कि भाई ये पोलर वेक्टर है या ये शूडो वेक्टर है या क्या है. इसको समझते हैं ज़रा. देखो, एक हमने पढ़ा
वेक्टर, इसको अभी हम बोल रहे हैं पोलर वेक्टर। दूसरा हमने पढ़ा एक्सियल वेक्टर, और ये है सूडो वेक्टर। और एक हमने पढ़ा स्केलर। ठीक है, तो देखो पैरिटी इन्वर्जन पे, जब पैरिटी इन्वर्जन कर रहे थे तो इसका साइन चेंज हो रहा था। जब पैरिटी इन्वर्जन कर रहे थे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं था, नो चेंज। और स्केलर में भी नो चेंज। ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब देखते हैं कि भाई जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट थी, वेक्टर डॉट वेक्टर। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, ध्यान समझिए। अब मेरी नोटेशन ये है, जब भी मैं वेक्टर लिख रहा हूं तो उसका मतलब है पोलर वेक्टर। जब मुझे सूडो वेक्टर लिखना होगा तो मैं उसको लिखूंगा सूडो वेक्टर ही। ठीक है, देखो जब दो पोलर वेक्टर्स, समझिए ए पी डॉट बी पी, पी मतलब पोलर, ए पी डॉट बी पी, ये थे, तो हमें क्या मिला था आंसर में? क्या मिलेगा? वेक्टर डॉट वेक्टर हमेशा एक स्केलर मिल रहा था, एक स्केलर हमेशा सामने आया था। जब हमने वेक्टर क्रॉस वेक्टर किया, मतलब दो पोलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, एपी क्रॉस बीपी, पी स्टैंड्स फॉर पोलर, है ना? तो क्या हुआ? क्या ये वेक्टर था? बिल्कुल वेक्टर था। लेकिन क्या ये पोलर वेक्टर था? आंसर है नो। क्यों? अगर ये दोनों पोलर वेक्टर हैं तो जैसे ही पैरिटी इन्वर्ट करेंगे, जैसे ही पैरिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए पी और ये हो जाएगा माइनस बी पी, तो नेट विल बी ए पी क्रॉस बी पी। तो इसका मतलब जब दो पोलर वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो उन पे पैरिटी इन्वर्जन नहीं होता। पैरिटी इन्वर्जन करने के बाद साइन चेंज नहीं होता। तो ये किसकी खासियत है? ये है एक्सियल वेक्टर की। वेक्टर तो है, साइन चेंज नहीं करता। कौन है वो? वेक्टर तो है, साइन चेंज नहीं करता। वेक्टर तो है, साइन चेंज करता है। तो चेंज कौन करता? नहीं करता, एक्सियल वेक्टर। तो जब पोलर वेक्टर क्रॉस पोलर वेक्टर होता है या दो वेक्टर क्रॉस वेक्टर होता है तो नेट हमें मिलता है सूडो वेक्टर। बात समझ में आई क्या? क्या होता है? सूडो वेक्टर कहें या एक्सियल वेक्टर कहें। ठीक है, इसके बाद क्या है? अब मैं वेक्टर को अगर सूडो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होना चाहिए? देखो कोई वेक्टर ले लो, ए पी, पी स्टैंड्स फॉर पोलर, क्रॉस बी, सूडो को क्या लिखें? पी एस लिख दो, ये सूडो वेक्टर है। ठीक है, तो जब पैरिटी इन्वर्जन लगाएंगे तो क्या होगा? पोलर वेक्टर तो अपना साइन चेंज कर देगा, तो माइनस ए पी क्रॉस। लेकिन ये है सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करता क्योंकि ये अपने आप की नहीं, दो वेक्टर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया हुआ है इसके अंदर। तो ये क्या रहेगा? इट विल रिमेन बी पी एस एज इट इज। तो एक फाइनल नेट माइनस साइन बाहर आया, ए पी क्रॉस बी पी एस। देखो जब पैरिटी इन्वर्जन इस क्वांटिटी पे लगा तो एक नेगेटिव साइन बाहर आया, और आएगा क्या? वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तो एक वेक्टर ही आएगा। इसका मतलब ऐसा कौन सा वेक्टर है जो साइन चेंज करता है? वेक्टर भी हो और साइन चेंज भी करता हो, वो तो एक पोलर वेक्टर कहलाता है, तो उसको सिंपल वेक्टर बोल सकते हैं। तो इट इज ए वेक्टर और ए पोलर वेक्टर। बात समझ में आई क्या? एक भी पॉइंट पे अगर कंफ्यूजन हो तो पॉज करके नोट कर लेना, पूछ लेना है। ठीक है, तो वेक्टर क्रॉस सूडो वेक्टर क्या होता है? हमेशा एक वेक्टर होता है। अब अगला सवाल आपका होगा, सर सूडो वेक्टर क्रॉस सूडो वेक्टर क्या होगा? देखिए, सूडो वेक्टर क्रॉस सूडो वेक्टर,
खुद सोचिए, दो सूडो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ए सूडो वेक्टर क्रॉस कोई बी सूडो वेक्टर, पैरिटी इन्वर्जन आपने लगाया, तो पैरिटी इन्वर्जन पे सूडो वेक्टर क्या कोई साइन चेंज करते हैं? ना ये करेगा ना ये करेगा, दोनों एज इट इज ही रहेंगे। सो इट विल बी ए पी एस क्रॉस बी पी एस, दोनों एज इट इज रहे पैरिटी लगाने के बाद भी, पैरिटी इन्वर्जन लगाने के बाद भी। तो ऐसा वेक्टर जो साइन चेंज नहीं करता, ऐसा वेक्टर जो साइन चेंज नहीं करता कौन सा कहलाता है? एक्सियल वेक्टर या सूडो वेक्टर। तो ये हो गया आपका सूडो वेक्टर। बात समझ में आई भाई? देखो, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर मतलब पोलर वेक्टर क्रॉस पोलर वेक्टर सूडो वेक्टर, वेक्टर क्रॉस सूडो वेक्टर, सूडो क्रॉस सूडो सूडो। इसका मतलब देखो, इसको याद नहीं रखना है, ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ऐसे थोड़ी याद रखो, क्या क्या याद रखोगे। इसको समझना है जिस हिसाब से मैंने बताया है, बस वैसे जो भी क्वांटिटी है पैरिटी इन्वर्जन करके देखो, साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिजल्टेंट स्केलर है कि वेक्टर है, आप आंसर आ गया। ठीक है ना? देखो एक बात अब रह गई, अगर वेक्टर की डॉट क्रॉस प्रोडक्ट तो सबकी करके देख लिए, वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट सूडो वेक्टर के साथ करें तो क्या होगा? वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सूडो वेक्टर के साथ करें तो क्या होगा? कर सकते हैं ना भाई, दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट तो कभी भी कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या होगा? आप कहेंगे जी दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं तो स्केलर आनी चाहिए, तो आंसर यहां पे आया स्केलर। यहां भी है स्केलर, मतलब वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें या वेक्टर की सूडो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर स्केलर दिखा रहा है। तो क्या ये सही है? यहां पे आपका आंसर है जो पिछले लेक्चर के शुरू में था, इस लेक्चर के शुरू में था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो आंसर निकल के आया, क्या वो सिर्फ स्केलर है? आंसर है नहीं, वो स्केलर सिंपल स्केलर नहीं है, वो एक स्पेशल स्केलर है जिसका नाम है सूडो स्केलर। जिसका नाम क्या है? सूडो स्केलर। कि स्केलर जैसा है ना, ये एक ही वर्ड है कि स्केलर जैसा तो बिहेव करता है लेकिन एग्जैक्टली स्केलर नहीं। डिफरेंस कहां है फिर? डिफरेंस यहां है, देखिए इस स्केलर क्वांटिटी, ये था एक्चुअल स्केलर जिसको हम स्केलर बोलते आए हमेशा। यहां पे पैरिटी इन्वर्जन लगाइए, पैरिटी लगाओगे तो पोलर वेक्टर एपी माइनस का हो जाएगा, माइनस बीपी, माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी एपी डॉट बीपी। और यही होना चाहिए, कोई भी स्केलर है वो साइन चेंज नहीं करता है। ये बात हमने शुरू में भी बोली थी कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी है वो पैरिटी इन्वर्जन पे अपना साइन चेंज नहीं करेगी, नहीं कर रही। ये देखो, ये क्या थी? कोई वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, पैरिटी इन्वर्जन लगाइए भाई, पैरिटी इन्वर्जन लगाया तो ये क्या है? एक सिंपल वेक्टर है, तो ये माइनस ए हो गया इनटू, ये दोनों सिंपल वेक्टर हैं तो माइनस बी माइनस सी कर लो। ये कंप्लीट अपने आप में एक सूडो वेक्टर है तो सूडो वेक्टर साइन चेंज नहीं करेगा। बी और सी को समझो तो नॉर्मल वेक्टर हैं तो बी भी साइन चेंज करेगा, सी भी करेगा, लेकिन बी क्रॉस सी जब देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, तो इट विल बी बी क्रॉस सी। ये वेक्टर मतलब वेक्टर वेक्टर आया तो स्केलर ही, लेकिन एक ऐसा स्केलर आया जो पैरिटी इन्वर्जन करने पर साइन चेंज कर रहा है। बात समझ में आई? एक स्केलर तो आया लेकिन ऐसा स्केलर आया जो पैरिटी इन्वर्जन करने पर साइन चेंज नहीं करना था, बट ये तो कर रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं सूडो स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आती है। तो दिस सूडो स्केलर, तो स्केलर में भी ध्यान रखना कि आप कौन सा स्केलर डिफाइन कर रहे हो। तो सिंपल स्केलर है वो कभी भी पैरिटी इन्वर्जन पे साइन चेंज नहीं करता, लेकिन सूडो स्केलर जो होता है वो पैरिटी इन्वर्जन पे साइन चेंज करता है। इसीलिए इसको कहा था कि ये स्केलर कोई आम स्केलर नहीं है, ये एक खास स्केलर है जो पैरिटी इन्वर्जन पे अपना साइन चेंज करेगा, आइगन वैल्यू -1 देगा, ऑपरेटर की वैल्यू -1 आएगी। सो दिस इज नोन एज द सूडो स्केलर। Okay, so now let's conclude all types of quantities under different inversions and फिर हम उसको खत्म करते हैं इस लेक्चर को। ओके
ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी भी ये, ठीक है। अभी एक टेबल बनाते हैं और ये आपको ध्यान रखनी है फाइनली, ठीक है। तो देखो सबसे पहला था वेक्टर कहो या पोलर वेक्टर कहो, सेकंड था जी सूडो वेक्टर या इसको एक्सियल वेक्टर कहो, ठीक है। उसके बाद एक स्केलर था, एक सूडो स्केलर था। ये 4 क्वांटिटीज हैं। सो पैरिटी इन्वर्जन पे क्या होगा? देखो पैरिटी इन्वर्जन पे इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन नो चेंज, स्केलर का साइन नो चेंज और सूडो स्केलर का चेंज, है ना। अगला रखिए कंप्लीट रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन में सभी जो हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं, सभी के सभी क्या रहेंगे? इनवेरिएंट, नो चेंज, ठीक है। देन मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन। तो मिरर रिफ्लेक्शन में वेक्टर जो है, देखो स्केलर का तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो इट विल बी नो चेंज। स्केलर का तो मिरर देखोगे तो क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। अब बात बची स्केलर वेक्टर की, सूडो वेक्टर की और सूडो स्केलर की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिरर वाला, और काफ़ी बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मिरर वाले को कैसे देखें। देखो इसके को थोड़ा सा इलेबरेट हमें करके देखना पड़ेगा। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये हमारा एक मिरर है। ये क्या है? मिरर है। ठीक है। अब देखो वेक्टर को अब कहीं पे लिख देते हैं कि भाई मिरर रिफ्लेक्शन पे चेंज होता है, कहीं पे नहीं होता है। कोई सूडो वेक्टर को भी ऐसे ही बोल देता है कि चेंज होता है नहीं होता है। ऐसे उसको हम रैंडम नहीं बोल सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मिरर रिफ्लेक्शन किस तरह से देख रहे हैं। देखिए अगर ये मिरर है एम, अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर पोलर वेक्टर है, पोलर वेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, इस वेक्टर को देख रहे हैं, तो पोलर वेक्टर ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा दिखेगा। एग्री करते हो? बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अपने घर पे करके देख सकते हो। कोई भी पेन लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ लीजिए जो एक तरफ से अलग हो दूसरी से अलग हो, मिरर रखिए, तो मिरर रिफ्लेक्शन विल बी अपोजिट टू दैट। तो इस केस में तो क्या हुआ कि जो पोलर वेक्टर था इसने क्या किया? चेंज किया है। जब ऐसे ऐसा केस है तो मिरर के जब परपेंडिकुलर है तो ये अगर ओरिजिनल है तो ये रिफ्लेक्शन है, ये ओरिजिनल है तो ये रिफ्लेक्शन, मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये आर है तो ये माइनस आर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये अगर आर है तो ये माइनस आर है। तो यहां पे तो ये चेंज हुआ इस केस में तो। लेकिन अगर समझें ऐसे रखा है कोई वेक्टर, तो क्या आप एग्री करते हो कि ये ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, वो आपको ऐसा ही दिखेगा मिरर में। तो यहां पे नो चेंज है, ठीक है ना। ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि चेंज या नो चेंज कैसे देख रहे हैं। ये ऐसे देखोगे तो चेंज है, ऐसे देखोगे तो चेंज नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली तो यहां पे आप लिख सकते हो चेंज परपेंडिकुलर टू मिरर जब देखते हैं तो, और इसी के अंदर लिख सकते हो नो चेंज जब पैरेलल टू मिरर देखते हो तो। ये तो हो गया इसका पोलर वेक्टर का। अब सूडो वेक्टर का देखो, सूडो वेक्टर का देखो, फिर से एक मिरर बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। मिरर कुछ मैंने ज़्यादा थिक बना दिया है, बट एनीवे दैट डजेंट मैटर। अब सूडो वेक्टर कैसा होता है? फॉर एग्जांपल ये करंट आई है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो बी को हम क्या कहते हैं? सूडो वेक्टर।
करंट आई, ये जब हम मैग्नेटोसेट पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन करंट जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में थंब रखते हैं एंड कर्ल द फिंगर अराउंड जिस रीजन में देखना होता है, तो प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ एंड देन कर्ल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती हुई दिखेगी। और अगर करंट ऐसे है सो प्लेस थंब इन दिस वे, तो ऐसे आती हुई दिखेगी, सो इट विल बी दिस वे, है ना। तो जब करंट की डायरेक्शन इधर थी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, करंट अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होती है। तो ये हमारा सूडो वेक्टर है, ठीक है ना। इन सूडो वेक्टर, so if this is the direction of current I, so this is this way, so in the mirror image it will look like this one। तो जब उल्टा हो गया, जब पैरेलल देख रहे थे तो यहां पे चेंज हो गया, और जब परपेंडिकुलर देखेंगे, जब परपेंडिकुलर देखेंगे देन इट विल रिमेन सेम। तो अगर करंट इधर जा रहा है सो दिस विल बी दिस वे, एंड नाउ यू कैन सी इफ करंट इज दिस वे सो दिस विल बी द डायरेक्शन एंड दिस विल बी द डायरेक्शन। ओके, सो दिस वे, दिस वे, यहां पे आपका नो चेंज है, ठीक है ना। अब देखिए करंट, फॉर एग्जाम्पल इफ करंट इज गोइंग इन दिस वे सो मिरर इमेज विल रिफ्लेक्ट द करंट इन द अपोजिट वे। ओके, सो अकॉर्डिंगली अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो सूडो वेक्टर जो है बी है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये क्या होगा, सूडो वेक्टर जो है ये पैरेलल में चेंज होगा, नो चेंज में परपेंडिकुलर टू मिरर। सिमिलरली जो सूडो स्केलर है, अब सूडो स्केलर तो देखो क्या होता है, सूडो स्केलर तो भाई समझा जाए तो सिंपली ए डॉट सम सूडोस वेक्टर, ऐसे ही तो होता है, एक वेक्टर की किसी सूडो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होना। तो अब ए जो है वो तो इसी पे डिपेंड करेगा ना कि हम कैसे देख रहे हैं, कि अगर ए चेंज होने वाला है बी चेंज होने वाला नहीं है तो सूडो कैसा है ना, उसी पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ए चेंज हो रहा हो बी नो चेंज हो रहा हो तो इट विल बी चेंज, ए नो चेंज हो बी चेंज हो इट विल बी चेंज, ए नो चेंज हो बी चेंज हो इट विल बी चेंज। तो इट विल डिपेंड अपॉन दीज, इट विल डिपेंड अपॉन दीज। ओके, तो ये तो है एकदम प्रिसाइज और करेक्ट टूल जिसका हमने ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि किसी एग्जाम में आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं वो लोग, वो बताएंगे ही नहीं कि कैसे देखना है, वो बताते ही नहीं है कि कैसे देखना है। तो उस केस में जो वेक्टर है उसको हम नो चेंज लेते हैं। जनरल सेंस में अगर कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है प्रिसाइजली दिस इज द करेक्ट वे, ये मैंने आपको बता दिया है, दिस इज द मेथड कि कैसे देखना है। लेकिन कई बार क्या होता है वो इतनी इनपुट देते ही नहीं है आपको कि कैसे देखें, तो उस केस में वेक्टर को जनरली नो चेंज लिया जाता है। नो चेंज दिख रहा है कि कट गया है, दिख रहा है, ठीक है, नो चेंज लिया जाता है। सूडो वेक्टर को चेंज में लिया जाता है, ये तो नो चेंज ही रहेगा स्केलर तो, एंड इस केस में सूडो स्केलर जो है वो भी चेंज हो जाता है फिर, है ना। एक पर्टिकुलर केस ये है जो कि एक जनरल केस है, अगर कभी एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो ये होगी। ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज वेरी क्रूशियल, दिस इज पब्लिश्ड इन वेरी रेप्यूटेड जर्नल। सो ये इंफॉर्मेशन कई बार एग्जाम्स में नहीं देते हैं, पर दिस इज द करेक्ट वे। अगर आपसे कभी कोई पूछे तो ये बताना है, अदरवाइज जनरल सेंस में आप समझें तो नो चेंज, चेंज, नो चेंज, एंड चेंज इनटू नो चेंज मल्टीप्लाई होके चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने क्या किया, वेक्टर ऑपरेशंस पढ़े, एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सारी प्रॉपर्टीज उनकी। उसके बाद हमने ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा,
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, देन कुछ प्रॉब्लम्स किए, और लास्ट में इसको कंक्लूड किया है कि वेक्टर क्या होता है, सूडो वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और सूडो स्केलर स्केलर से किस तरह से अलग होता है। अगली क्लास में हम सोल्व करेंगे, पहले तो एक बार थोड़ा सा कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी किसी एग्जाम में ये बात ध्यान रखना है, आप सोच सकते हो, आपके माइंड में एक थॉट आ सकता है कि सर ये तो कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में, किसी पर्टिकुलर एग्जाम में ये मेंशन नहीं है, डायरेक्ट डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल लिखा है, या ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो मेरा इस पे पॉइंट आपको शुरू में भी मैंने बताया था, अभी भी यही है कि वेक्टर एनालिसिस में आपको अगर समझो उसने डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल लिखा है, तो क्या उसका मतलब ये हो गया कि वो आपसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, वेक्टर ऑपरेशन नहीं पूछ सकता, आप क्लेम करोगे उस पर कि भाई हमें से तो ये नहीं लिखा था। तो वो जो वेक्टर, जो ऐसे यूनिवर्सल टॉपिक्स होते हैं जो पता है कि ये तो आने ही चाहिए, अगर वेक्टर सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ तो भी वेक्टर आना चाहिए, अदरवाइज कैसे करोगे। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी डिटेल्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सिलेबस मेंशंस। तो ये ऐसे सवाल हैं, कभी पूछ सकता है आपसे, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आपने पढ़ा नहीं और आप चले गए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल पे और पता चला बेसिक से नहीं हुआ, तो क्या आप ये थोड़ी कहोगे कि जी हमें तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट का पता नहीं था, मेंशन नहीं था। तो दैट इज इंडक्टिव कि आपको पता है कि भाई ये तो आएगा। इसलिए वेक्टर को अच्छे से समझने के लिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और सेकंड डेरिवेटिव को अच्छे से समझने के लिए, सभी आइडेंटिटीज को एकदम टू द पॉइंट रखने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत है। डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, कैसे स्केलर बनता है, कैसे वेक्टर बनता है, इनकी सभी की ज़रूरत वहाँ पर है। अदरवाइज क्या होगा, कहोगे जी सेकंड डेरिवेटिव की आइडेंटिटीज याद नहीं हो रही, क्या करें भाई, याद कैसे होंगे, आपने पढ़ा ही नहीं कि डॉट और क्रॉस कैसे जाएगा, डॉट और डॉट क्या करते हैं, क्रॉस और क्रॉस क्या करते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती है, ये जब आएगा तो फिर वो सब चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। सो आई होप ये लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। ओके, so bye bye, have a good time, see you in the next class. Okay, bye.